अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं 1.2 की जानिब। तो 1.2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर 1 के अंदर। इससे आपकी बेस बनती है, अगर ये आपकी ठीक है तो आप इसको से पिक कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। इसमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई करें यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स को। आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी शेप है, इसका जस्ट आपने नाम बताना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 4 ज़ीरोस ने दिए हैं, तो 4 के 4 सिफर्स नंबर हैं। तो उसने कहा है कि जस्ट हमें इसकी आइडेंटिफाई कर दें कि इनमें से ही कौन सी मैट्रिक्स है। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स बनती है। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन को एज इट इज़ हम लिख लेंगे पहले। तो क्वेश्चन हमारा है 4 दफ़ा सिफर है, तो इसको ये बताना है कि जस्ट ये कौन सा है। तो ये जैसे कि शो हो रहा है कि ये एक नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मैट्रिक्स के अंदर कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी नंबर नहीं लिखा गया ज़ीरो के अलावा। तो ये सब के सब ज़ीरो हैं, तो ये क्या होगा, इसकी आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी और डिजिट नहीं आया ज़ीरो के अलावा। तो जिसके अंदर सब के सब ज़ीरो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो कॉलम में हो, चाहे वो रो में हो, तो वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो बी है, इसके अंदर कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो ये नल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ज़ीरो नहीं। जैसे कि इसमें सब ज़ीरो है, अगर उसमें भी होते तो वो भी फिर नल मैट्रिक्स होता। तो इसका हम सॉल्यूशन लिख देंगे कि ये एक नल मैट्रिक्स है। तो इसमें जस्ट सिंपल नल आ जाएगा, तो ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की जानिब, जिसमें 2 3 4 एक रो लिखी हुई है, जिसके अंदर 2 3 4 है। हमने जैसे इसकी आइडेंटिफाई करनी है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि एक रो की टाइप में लिखा हुआ है, तो ये सिंपली एक रो मैट्रिक्स होगी। जो इसका सोल्यूशन होगा वो होगा रो। ठीक है, रो मैट्रिक्स। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है कॉलम में, तो अब हम कॉलम में लिखते हैं 4 और 6। तो इसकी आइडेंटिटी भी कॉलम में ही होगी, क्योंकि ऊपर पूछा गया है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। तो ये शो करा रहा है कि ये एक कॉलम है, तो इसकी जो आइडेंटिटी होगी, जो मैट्रिक्स इसकी आएगी, वो आएगी कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि ऊपर से नीचे की जानिब है, हमें पता है कि जो ऊपर से नीचे की तरफ आए तो वो कॉलम होता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट लिखा हो लाइन के बराबर, वो होता है रो में। तो ये कॉलम मैट्रिक्स आ गया है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा डी आता है, वो आता है 1001 की फॉर्म में आ रहा है। तो जो 1001 की फॉर्म में होगा, और इसकी यही आइडेंटिफिकेशन है, और ये एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई की जानिब। और क्वेश्चन नंबर ई की जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि इफ़ एनी नंबर शो ज़ीरो मैट्रिक्स इट विल बी नल मैट्रिक्स। तो ये इसके अंदर जो है एक ही सिफर था और वो भी ज़ीरो है, तो ये एक नल मैट्रिक्स होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर जो ए था, वो भी जो था नल मैट्रिक्स था, क्योंकि उसके अंदर सब के सब ज़ीरो थे, और इसके अंदर भी सब एक ही है जो कि वो भी ज़ीरो है, तो ये भी फिर ज़ीरो मैट्रिक्स में आएगा, नल। क्वेश्चन नंबर एफ़ की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ़, ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सी की तरह है, क्योंकि वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स था, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह हमने सब सॉल्व कर दिए सब के सब। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, कि जो भी फॉर्म दी गई है हमने बस इनकी आइडेंटिफाई करना है कि ये इनकी कौन सी मैट्रिक्स हैं। तो अब इसके अंदर हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने जस्ट इनको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, हमने इसको सॉल्व करना है बाय इसकी शेप्स के ज़रिए, क्योंकि जो शेप्स होती हैं वो इसको ज़ाहिर करती हैं कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या चीज़ है। ये हमें नज़र आ रहा है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, हमें नज़र आ रहा है रेक्टेंगुलर मुस्ततील जो शेप है उसमें नज़र आ रहा है। तो हम एक डिब्बा से बना लेंगे मुस्ततील टाइप का। ये हमें रेक्टेंगुलर शेप नज़र आ रहा है, और ऊपर हम देख सकते हैं कि इसकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पर हम जस्ट सिंपली लिख देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका ये आंसर हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जो कि 301 है। तो हमें इस फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो हमने जस्ट इसकी भी आइडेंटिफाई करना है कि ये इसकी शेप जो है, इसका नाम क्या है। तो ये ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा है, तो इसको हम जानते हैं कि जो ऊपर से नीचे की तरफ आए तो वो होता है एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो ये इसका नाम कॉलम मैट्रिक्स होगा। जस्ट इसका आंसर ये है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है।
इस तरह जस्ट आपने इनकी आइडेंटिफाई करना है, इनका नेम बताना है और ये वैसे सॉल्व हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा सॉल्व हो चुका है और ये कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एक रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है, एक डिब्बा बन रहा है, एक डिब्बा जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो जस्ट हमने इसकी आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो हम ऊपर देखें तो ये एक स्क्वायर में आ रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो हमें ए नंबर दिया गया है उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसकी शेप हमें पता चल गया है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड वाला है ये भी हमारा सोल्व हो चुका है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इसकी आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा है। तो इसकी हमें शेप नज़र आ रही है, ये भी एक स्क्वायर में आया हुआ है। तो हमने बस इसकी आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा है। इसमें हमने पहले देखा था कि 1001 की फॉर्म में जो आ रहा था पहले वो किस फॉर्म में आ रहा था, वो पहले आ रहा था यूनिट मैट्रिक्स में। पर अब यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स कहीं पे दिया नहीं गया, तो ये भी स्क्वायर में आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स को काट देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि हमें दिया नहीं गया यूनिट मैट्रिक्स, तो ये फिर यहाँ पर क्या शो होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर वो दिया जाता तो और ये भी दिया जाता तो हम दोनों पर क्लिक करते, दोनों पर टिक करते, तो इसका जस्ट जो आंसर होगा वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो इसका यही आंसर है। तो जब हम हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक रेक्टेंगुलर शेप में, मुस्ततिल शेप में। तो हमने भी इसकी जस्ट आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये किस शेप का है और हमने जस्ट इसकी शेप को आइडेंटिफाई करना है। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, तो हमने इसको जस्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसका आंसर लिख देना है। तो इसका ये जस्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका नाम होगा रो मैट्रिक्स। तो इसके जो बस इतना सा आंसर था, ये साइड पर मूव कर रहा है, बिल्कुल पैरेलल है, तो ये एक रो होगी। तो ये रो का भी क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया, इसका नाम होगा रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये होगा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसके अंदर 100, इसके अंदर ये सब के सब ज़ीरो नहीं है, एक इनमें से नॉन ज़ीरो है। इसको हम यहाँ पर लिख सकते थे हम, अगर सब के सब ज़ीरो होते तो नल मैट्रिक्स था, क्योंकि अभी इसमें एक आ रहा है तो ये कॉलम मैट्रिक्स चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वाला है जो ये एक स्क्वायर टाइप में आ रहा है, क्योंकि इसकी जो लंबाई चौड़ाई तकरीबन बराबर आ रही है, इसके अंदर जो मतलब लिखे हुए हैं जो नंबर डिजिट जो आ रहे हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब इक्वल हैं सबके, तो ये एक स्क्वायर बनेगा। तो हम इसको कहेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जो अब हमारा जो है लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आया है, सबके सब इसके अंदर डिजिट ज़ीरो हैं। ये भी स्क्वायर में आता है, पर सबके सब डिजिट्स इसके अंदर ज़ीरो हैं। तो अब हम इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं और इसके अंदर ये आएगा नल मैट्रिक्स में भी आ रहा है, तो सबके सब ज़ीरो हैं, तो दोनों की शेप में ही आ रहा है, तो ये एक नल मैट्रिक्स होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। तो ये बस इसके अंदर आइडेंटिफाई करना था कि शेप्स को कि कौन कौन से शेप्स हैं, बस उनके नाम बताने और क्वेश्चन हमारे सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। इसके अंदर जस्ट हमने इन तीन चीज़ों को बयान करना है, डायगोनल को, स्केलर को और यूनिट मैट्रिक्स को, कि इसके अंदर कौन सी टाइप किस कैटेगरी से मैच करती है। तो जो फर्स्ट वाला है वो है स्केलर मैट्रिक्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 0 0 - 1 है, जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अब आप कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होगा। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे होगा, जो डायगोनल वाली शेप होगी उसके अंदर मिनिमम एक नॉन ज़ीरो और बाकी सब के सब ज़ीरो हों। तो मिनिमम मतलब दोनों भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं और एक भी नॉन ज़ीरो होगा जो डायगोनल वाली शेप है, तो इसमें एक नॉन ज़ीरो है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 1001 है। तो जो डायगोनल वाली शेप है वहाँ पर 1 1 है, तो इसका मतलब कि दोनों की दोनों 1 है, ये हमारी शर्त को पूरा करता है। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डी। तो इसमें 30 0 0, ये भी एक डायगोनल है, क्योंकि उसके अंदर जो डायगोनल वाली शेप है वहाँ पर मिनिमम एक नॉन ज़ीरो है, तो जो कि 3 है। डायगोनल में 30 जो क्रॉस में आता है वहाँ पर एक मिनिमम नॉन ज़ीरो है, तो ये भी एक डायगोनल ही होगा। तो जो इसका जस्ट सिंपल सा जो आंसर होगा वो होगा एक डायगोनल। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 - 3 0 1 + 1, तो ये भी एक डायगोनल की एक टाइप है। तो इसके अंदर भी जो डायगोनल वाली लाइन है उसके अंदर जो दो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, तो ये हमारी डायगोनल वाली शर्त को पूरा करता है और ये भी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो
इसके अंदर कहता है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी ई। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर हमने सिर्फ जस्ट फाइंड करना है नेगेटिव मैट्रिक्स को, जो कि 4 दी गई ए बी सी डी सॉरी 5 ई तक हमने फाइंड करना है। इनके तरफ कोई नेगेटिव है, उस मैट्रिक्स को हमने जस्ट फाइंड आउट करके निकालना है और उसका जस्ट नाम बताना है। तो इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि जो सी वाला है इसके अंदर सब के सब पॉजिटिव है, बाकी सब के अंदर नेगेटिव है। तो हमने जस्ट इनका सिंपली लिख देना है कि ए बी उसके बाद डी और ई, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये है नेगेटिव मैट्रिक्स। और इसके अलावा जो हमारे पास जो आती है सी मैट्रिक्स, ये हमारे पास पॉजिटिव मैट्रिक्स है। तो मैं यहाँ पर जस्ट इनका नेगेटिव वाला लिखने जा रहा हूँ। मैं लिखता हूँ ए बी डी और ई, जो ये वाली मैट्रिक्स है ये नेगेटिव मैट्रिक्स में आती हैं। तो बस आपने जस्ट इनकी आइडेंटिफाई करनी है, इनका नाम लिखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 2 नंबर के बेसिकली क्वेश्चन आते हैं, अब बोर्ड में आ जाते हैं समटाइम, तो यहाँ पे से समटाइम उठा लेता है और ये कभी कभी टाइम ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है। ओके, तो ए बी डी और ई जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 5 आ गया। कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज। हमने जस्ट ट्रांसपोज लेना है इनका 0 -1 और -2 का। ट्रांसपोज बेसिकली होता है कि इनकी तरतीब को चेंज करना। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या होगा, पहली बार आया है ये, तो जस्ट हमने इसकी आइडेंटिफाई करनी है। इसकी हमने सबसे पहले जो डेफिनेशन है उसको हमने समझना होगा कि ये होता क्या है, इसको हमने कैसे करना है। ये कॉलम की शेप में आया हुआ है, तो हमने इसकी तरतीब को चेंज करना होता है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। इसका जो अपोजिट होता है कॉलम है, इसका अपोजिट में क्या आएगा, रो। तो हमने जस्ट इसको रो में कन्वर्ट करना होगा। तो इसकी जो डेफिनेशन वो होगी वो इस तरह की होगी कि कन्वर्ट करना है हमने इसको रोज़ को इनटू कॉलम्स में एंड कॉलम्स इनटू रोज़। हमने जस्ट इनको अगर रोज़ आए तो कॉलम्स में और अगर ये कॉलम्स आ जाएं तो इनको रोज़ में कन्वर्ट करना होगा। इसको हम ट्रांसपोज करते हैं। ओके, विथ ये साइन जो होते हैं इनके माइनस और प्लस इनके साथ चेंज करना है। ठीक है, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 -1 और -2 है, इसको हमने चेंज कर देना है कॉलम के अंदर, सॉरी रो के अंदर। कॉलम में है ये, इसको हमने रो में चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा 0 -1 और -2 में। 0 -1 -2 इसका ये आंसर आ गया। और ये मैंने साथ एक एग्जांपल दे दिया कि 1 2 3 4 हो, तो इसको हमने कैसे चेंज करना है, 1 2 और 3 4 ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट आ गया। अब ये आ गया रो के अंदर। अब हमने रो को कन्वर्ट करना है कॉलम के अंदर, इसका ट्रांसपोज ऐसे लिया जाएगा। तो हमने इसको जस्ट कन्वर्ट कर देना है रो के अंदर। ठीक है, कि कन्वर्ट इनटू कॉलम, जो रो है उसको हमने कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना है। इसका जो आंसर होगा वो 5 1 माइनस का 6, ये कॉलम की शेप में आ जाएगा कॉलम की। ओके, तो ये इसका जस्ट सिंपली आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने जस्ट सिंपली इसकी ट्रांसपोज लेना है इसका। तो 1 2 3 2 -1 और 0, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज इसका आ जाएगा 1 2 3 और 2 -1 और 0। इसका जस्ट ये ट्रांसपोज आ गया। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहता है इसका ट्रांसपोज ने इसका भी, तो इसको हम लेंगे -3 2 और -4 और एंड में 5 आ जाएगा। तो इसका ये जस्ट सिंपली ट्रांसपोज आ गया। ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। बस मेन बातें होंगी जो हमने समझनी होगी, उसके बाद ये जस्ट सिंपली होता जाएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं हो सकते। फिर अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर चलता हूँ। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ये आ गया है मेन 1.2 का क्वेश्चन। इसके अंदर कहता है कि डबल ट्रांसपोज लेना। ओके, वेरीफाई दैट, इसको हमने इक्वल शो कराना है, ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज इक्वल टू ए के बराबर है। तो हमने सिंपली इसकी वैल्यू को लिख लिया है कि पहले हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं जो ब्रैकेट में, पहले हमने उसको सॉल्व करना है। पहले हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 2 और 0 और 1। ओके, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। एक हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब हम इसके बाद इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं, क्योंकि इसमें डबल ट्रांसपोज का कहा गया हमें, तो हम डबल इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सेम पहले की शेप में आ जाएगी। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो जो पहले थी उसी शेप में आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 और 2 और 1। तो ये वेरीफाई हो गया कि ए का अगर डबल ट्रांसपोज ले तो वो उसके क्वेश्चन के बराबर होगा। ओके, तो इसका आंसर है कि 1 2 और 0 और 1।
ये इसका आंसर है। तो ये प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं इसके जो पार्ट बी है उसकी तरफ चलते हैं। उसके बाद हमारी 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। जो हमारा बी है वो उसमें कहता है कि 1 1 2 और 0, इसको हमने वेरीफाई करना है कि वो उस अगर हम इसका डबल ट्रांसपोज ले तो वो इसके बी के बराबर आ जाएगा, मतलब जो उसका क्वेश्चन है उसके बराबर आ जाएगा। अगर हम बी का ट्रांसपोज लें तो वो क्या बनता है, चलें देखते हैं। बी का अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये बनेगा 1 1 और 2 0। ट्रांसपोज लेंगे एज इट इज़, हमने पहले रकम को ऐसे लिख लिया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज ये आएगा कि 1 1 और 2 और 0। इसका जस्ट ही सिंपली सा ट्रांसपोज होगा। और अब हम इसके बाद इसका अगर हम दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, ये तो वेरीफाई हो गया ना, हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगर इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो एक क्वेश्चन के इक्वल आ जाएगा। इसका अगेन ट्रांसपोज लेने के बाद इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 2 और 1 0। ठीक है, तो इसका जो अगेन जो ट्रांसपोज का आंसर होगा 1 2 और 1 0। तो ये वाला जो चैप्टर था ये बहुत ज़्यादा आसान था। तो अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि इंशाल्लाह आज के चैप्टर के बाद बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद, और अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।